हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और शानदार वैकेंसी जो कि निकल कर आ रही है आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 की तरफ से। दोस्तों, आरआरबी ने रेलवे एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके फॉर्म भी आज से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। आरआरबी ने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी तरह के रेलवे जोन में कई सारी वैकेंसीज निकाली है। इस बार आपकी कुल 11,000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ रेलवे की तरफ से निकाली गई है। इसमें अहमदाबाद, अजमेर जोन, प्रयागराज, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ रेलवे, चेन्नई रेलवे, गोरखपुर रेलवे, गुवाहाटी रेलवे, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, पटना, रांची, सिकंदराबाद, शिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम जैसे कई रेलवे जोन में वैकेंसीज निकाली गई है। इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको रेलवे एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। इस वीडियो में आपको कितनी वैकेंसी है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, इस भर्ती में कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, एज लिमिट आपकी यहाँ क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ क्या मांगी गई है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या होगा, आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत इसमें होगी, सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या काम करना होगा, आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आरआरबी ने इस बार इस वैकेंसी के पैटर्न में एक बड़ा बदलाव किया है। वह क्या है, इस वीडियो में आपको आगे पता लग जाएगा। इस वीडियो में हम इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और साथ ही आपको एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में भी डिटेल से जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट से अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आरआरबी ने रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 के लिए भर्ती निकाल दी है। आरआरबी ने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दिया है। इस साल रेलवे में एएलपी की पोस्ट पर 11,127 पदों पर यह वैकेंसी निकाली है। इसके ऑनलाइन फॉर्म आज से यानी 15 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वह 14 जून 2026 रखी गई है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 जून है, लेकिन इस पेमेंट की जो डेट है वो 16 जून 2026 रखी गई है। लेवल 2 की वैकेंसी है। ऑल इंडिया में से आप किसी भी राज्य में हो, किसी भी ज़िले में हो, अगर आप इंडियन हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन विंडो में जाकर अपने फॉर्म को वापस से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी डेट भी आरआरबी ने ऑलरेडी बता दी है। 17 से लेकर 26 जून तक आपकी जो करेक्शन विंडो है वो खुली रहेगी। इसके लिए जो आपका मॉडिफिकेशन फ़ीस है वह 250 रुपये यहाँ लगने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहती है। ठीक है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसके बारे में हाल में आरआरबी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दी है। यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आपका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अंदाज़ा लगाएं तो अक्टूबर इसके लास्ट तक आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, यानी नवंबर या दिसंबर तक आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एएलपी की इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एज लिमिट की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है 18 साल रखी गई है, वहीं मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 30 साल रखी गई है। एज लिमिट आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2026 तक काउंट होने वाली है। यानी आपने 1 जुलाई 2026 तक 30 साल की एज को क्रॉस नहीं किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हो गई जनरल वालों की एज की। जबकि ओबीसी वालों को यहाँ पे 3 साल तक का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। 3 साल यानी
मैक्सिमम एज लिमिट हो जाती है इनकी 33 साल। तो ओबीसी वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18, जबकि मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 33 साल रहने वाली। एसटी एससी वालों को यहाँ 5 साल तक का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, यानी उनकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे हो जाती है 35 साल। आरआरबी ने इसके अलावा और भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए हैं, नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। जैसे एक्स सर्विस मैन है, अगर वो यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो उसे यहाँ 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर एक्स सर्विस मैन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से है तो उसे 6 साल तक का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। वहीं एसटी एससी का अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसे 8 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ देखने को मिल जाता है। इसी तरह यहाँ पे विडो, डिवोर्स्ड और जुडिशियल सेपरेटेड वुमेन वगैरह के बारे में भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, वो विधवा है, डिवोर्सी है या सेपरेट है अपने हस्बैंड से, तो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है तो 35 साल तक की एज तक वह इसके लिए अप्लाई कर सकती है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से है तो 38 साल तक की एज तक इसके लिए अप्लाई कर पाएगी। वहीं एसटी एससी की ऐसी कोई महिला है तो वह इसके लिए 40 साल तक की एज तक अप्लाई कर सकती है। बाकी के एज रिलैक्सेशन भी आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10वीं के साथ आईटीआई किया है किसी भी रिलेवेंट ट्रेड से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि अगर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 10th कर रखा हो और आईटीआई नहीं कर रखा है तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ना आईटीआई सर्टिफिकेट है ना ही अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, लेकिन अगर आपने कोई 3 साल तक का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है रिलेवेंट ट्रेड से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वह रिलेवेंट ट्रेड कौन कौन से हैं ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जैसे कि इसके बारे में हम एक बार डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप जान सके कि ये रिलेवेंट ट्रेड आपके कौन से रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मर्टिकुलेशन यानी 10th क्लास पास की है या फिर आपके पास SSLC हो यानी सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि 10th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के इक्वल ही माना जाता है, के साथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आईआईटी कर रखी हो। सब्जेक्ट्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आपने ट्रेड्स ऑफ फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक कर रखी हो, रेलवे और टीवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में आईटीआई कर रखी हो, मैकेनिक मोटर वाहन में कर रखी हो, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन या फिर एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, इन सभी सब्जेक्ट में से किसी एक के साथ आईटीआई कंप्लीट कर रखी हो 10th के साथ या एसएसएलसी के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने मर्टिकुलेशन या फिर एसएसएलसी के साथ अभी बताए गए किन्हीं ट्रेडों में से किसी एक के साथ अप्रेंटिसशिप पूरी करी हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अगर यह भी नहीं हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आपने मैट्रिकुलेशन यानी 10th के साथ या फिर एसएसएलसी के साथ 3 साल का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर आईटीआई की जगह किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग यानी बीई बीटेक किया हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो इस तरह आपके ये 3 ऑप्शन है। अगर आपने इनमें से कुछ भी कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने उन सब्जेक्ट्स में आईटीआई कर रखी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं एग्ज़ाम प्रोसीजर के बारे में, यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से लेकर फाइनल सिलेक्शन लेने तक किन किन स्टेजों से होकर गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल 3 स्टेज आपकी रहने वाली है। फर्स्ट आपका होएगा CBT 1, सेकेंड आपका होएगा CBT 2
थर्ड आपका होने वाला है CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप इसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि किस एग्ज़ाम में आपका क्या जो है सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं CBT 1 की। दोस्तों CBT 1 की बात करें तो लास्ट टाइम जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न था वो उसमें और इसमें RRB ने काफ़ी चेंज किया है। लास्ट टाइम इसमें 4 सब्जेक्ट आपके रहने वाले थे, लेकिन इस बार आपके यहाँ 3 सब्जेक्ट रखे गए हैं। वह क्या रहने वाला है, आइए डिटेल में समझते हैं। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका फर्स्ट। इस एग्ज़ाम में आपके टोटल 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। फर्स्ट होगा मैथमेटिक्स, सेकेंड होगा मेंटल एबिलिटी, थर्ड आपका होने वाला है जनरल साइंस। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं। 75 ही मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी हर सेक्शन से आपके 25-25 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट का टाइम यानी 1 घंटा आपको यहाँ दिया जाएगा पेपर सोल्व करने के लिए। 1/3 की माइनस मार्किंग रहने वाली है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए UR और EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने होंगे, OBC और SC वालों को 30% और ST वालों को 25% मिनिमम मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद आपकी 75 नंबर के बेस पर ही जो है मेरिट लिस्ट निकलेगी। रेलवे में मेरिट लिस्ट जोन वाइज और कैटेगरी वाइज निकलती है। ठीक है, तो अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। अब देख लेते हैं CBT 2 का जो पैटर्न है वो किस तरह का रहने वाला है। दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी से 15 गुना कैंडिडेट CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम 2 है यह 2 सेक्शन में डिवाइड रहने वाला है। इसका सेक्शन 1 जो कि 90 मिनट का रहने वाला है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 60 मिनट यानी 1 घंटे का रहने वाला है और यहाँ पर आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 175 क्वेश्चन और 2 घंटे 30 मिनट का आपका सेकंड एग्ज़ाम रहने वाला है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे होने वाली है। सेक्शन 1 में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहने वाला है। ठीक है, इस सेक्शन के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। इस सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए जनरल और EWS वालों को 40% मार्क्स लाने होंगे, वहीं OBC और SC वालों को 30% और ST वालों को 25 मार्क्स लाकर यह सेक्शन क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपको रिलेटेड ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका हो जाता है ये सेक्शन 2। सेक्शन 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। इसे क्वालिफाई करने के लिए हर कैंडिडेट्स को मिनिमम 35% यानी 35% मार्क्स लाने होंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, अगर आप CBT 2 को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको फिर इसके लिए थर्ड स्टेज यानी CBAT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एक स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसी के लगभग 8 गुना कैंडिडेट्स CBAT के लिए यहाँ पर बुलाए जाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, एक सिंपल सा टेस्ट होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी आपसे पूछी जाती है और आपकी स्किल्स चेक की जाती है। आपके रिलेटेड ट्रेड से जो भी स्किल्स है वह यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का ये आपका टेस्ट रहने वाला है। इसके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले। जो कैंडिडेट्स CBAT को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी DV के लिए बुलाया जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न की तो बात हो गई, अब देख लेते हैं एग्ज़ाम का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। फुल सिलेबस जो है आपका क्या रहने वाला है, तो एग्ज़ाम में फुल सिलेबस आपका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, CBT 1 के लिए आपके जो 3 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं इसका फुल सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्ज़ाम 2 का सिलेबस आपका ये रहने वाला है। मैथमेटिक्स में वही बेसिक जो रहने वाला है आपका। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी सेम रहने वाला है, लेकिन इसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो है
इसमें थोड़ा डिफरेंट आपको सिलेबस देखने को मिलता है। सेक्शन 2 में आपको ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की, तो एग्ज़ाम सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है आपके होम स्टेट में ही आएगा, आपकी सिटी में ही आपको अधिकतर जो है एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और इसमें एक और मज़ेदार बात आपको मैं बताने वाली हूँ, जो कि काफ़ी कम कैंडिडेट्स को पता होती है। दोस्तों, आरआरबी जो है आपके इस एग्ज़ाम के लिए आपको निःशुल्क ट्रेन यात्रा सुविधा भी देता है। यानी कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आपका दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी में एग्ज़ाम आ जाता है, तो आप फ्री में ट्रेन से यात्रा करके अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जा सकते हैं। यह जो सुविधा है एससी और एसटी के उम्मीदवारों को दी जाती है। इसमें आपको स्लीपर कोच का एक रेलवे पास दिया जाता है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको यह सुविधा मिलती है। आइए अब बात करते हैं सैलरी की, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो है सैलरी यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, पे लेवल 7 CPC 7 की आपकी यह पोस्ट है, लेवल 2 की वैकेंसी है। सैलरी आपके यहाँ लगभग 19,000 पर मंथ होने वाली है, लेकिन एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह को मिलाकर आपकी जो कुल सैलरी है वो यहाँ आपको 35,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉफिट हैं जो आपको रेलवे में नौकरी लगने के बाद यहाँ पे मिलने वाले हैं। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, यानी कि नौकरी लगने के बाद आपको क्या काम करना होता है। तो दोस्तों, ये एक असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है, जो कि ट्रेन चलाते हैं ना, वो लोको पायलट होते हैं। इसमें आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया के अंदर आपकी जो है जॉब लोकेशन रहने वाली ही रहती है। आप जिस जोन से अप्लाई करते हैं उसी रेलवे जोन में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। फॉर्म फीस की बात करें तो कुछ कैटेगरी को छोड़ के ऑल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज की गई है। इन 500 रुपये में से 400 रुपये आपको रिफ़ंड दिए जाएंगे। ये रिफ़ंड उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने इसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है CBT फर्स्ट दिया होगा। यानी कि CBT फर्स्ट में जो कैंडिडेट शामिल होंगे उन्हें ही यह फ़ीस का रिफ़ंड मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका एग्ज़ाम नहीं देते हैं, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें शामिल नहीं होते हैं किसी कारण से, तो आपको यहाँ रिफ़ंड नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ जो है वो EBS यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये की फॉर्म फीस चार्ज की गई है। और यह 250 रुपये उन्हें रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। लेकिन रिफ़ंड कब होगा? अगर उनने CBT फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है वह दिया है तो ही यह रिफ़ंड उनको मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको आरआरबी ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट रिक्वायरमेंट 2026 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो इस वैकेंसी को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।